नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद जोरावर पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये तो आप स्क्रीन पर देखकर आ गए होंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण, एक क्लास और एकीकरण क्लास। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है और बिल्कुल सही देखा है कि हम आज एक ही क्लास के अंदर राजस्थान का पूरा एकीकरण पढ़ेंगे। एक ही क्लास में 0 लेवल से चलेंगे और टॉप लेवल तक चलेंगे। आपको मैं पहले बता दूं कि आप अपनी जो भी नोटबुक है वो और पेन लेकर बैठ जाइएगा। बिल्कुल आप नोट्स बनाइएगा और मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो एकीकरण है वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वो बताने के बाद आप किसी भी कोचिंग के नोट से मिला लेना। केवल आपको विश्वास करना होगा और मैं जो चीज़ बताऊं वो आपको लिखनी होगी। और यहाँ पर आज इस बोर्ड पर मैं लिखने का काम कम करूँगा और बताने का ज़्यादा काम करूँगा। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आपको अपनी कॉपी में नोट करनी होगी, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ लिखकर आपको बताऊँगा। तो आप सबको पता है कि एकीकरण एक बड़ा टॉपिक है, 5-6 घंटे की क्लास होती है, लेकिन हम इसको कम से कम समय में ज़्यादा जो बातें हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा और पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा। आपकी जो सबसे बड़ी गलती है वो मैं यही मानता हूँ कि आप लोग क्या करते हो, चाहे मैं पढ़ाता हो चाहे कोई भी पढ़ाओ आपको, आप क्या करते हो कि कोई आपको जैसे पढ़ा रहा है तो आप 5 या 7 मिनट 10 मिनट उसकी क्लास लेते हो और 5-7 मिनट में कोई भी अध्यापक आपके लिए क्या कर सकता है, वो आपके लिए बेस्ट तैयार करेगा, सामान्य जानकारी बताएगा। तो सामान्य जानकारी आपको आती है तो आप क्या करते हो, उसको स्किप कर देते हो और आगे चले जाते हो, स्किप कर देते हो और वहाँ से निकल जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी क्लास में एंड तक बने रहिएगा। फिर आपको कुछ ना सीखने को मिले तो आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका एकीकरण से गलत नहीं होने दूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं एकीकरण की। किसकी? एकीकरण की। एकीकरण क्या है? एकीकरण क्या है? देखो, आपको बता दूं कि जो एक जो अपनी रियासतें थी, बिखरी हुई जो रियासतें थी, उन सबको एक करने का काम किया गया और जो एक हुई वही एकीकरण कहलाता है। एकीकरण के द्वारा ही जो बिखरी हुई रियासतें थी उनको एक किया गया था। एकीकरण यही है, ठीक है। अब आप क्या बात कर सकते हो कि जो एकीकरण है, इसका एकीकरण जो है इसका श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय आप सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो हम बात करेंगे आज एकीकरण की, राजस्थान के एकीकरण की, लेकिन जो सामान्य जानकारी इससे जुड़ी हुई वो भी आप सबको पता होनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे एक सामान्य भारत के एकीकरण की जानकारी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एकीकरण की। एकीकरण मैंने आपको बता दिया कि जो बिखरी हुई रियासतें थी उन सबको मिलाकर जो राजस्थान का निर्माण किया गया है या फिर भारत का निर्माण किया गया वही एकीकरण था। एकीकरण श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकीकरण के लिए किया गया पहला प्रयास कौन सा था? क्या एकीकरण के लिए, इस एकीकरण के लिए किया गया पहला प्रयास कौन सा था? तो आप क्या कहोगे कि पहला प्रयास तो सर 1935 ईस्वी, 1935 ईस्वी का क्या था? भारत शासन अधिनियम। सर इस भारत शासन अधिनियम ने क्या किया था, क्या प्रयास किया था? भारत शासन अधिनियम। देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ये भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और वो क्या था? अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना। अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना। भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था, इसके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था और उसके द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था। आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि अखिल भारतीय संघ जो है वो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था। लेकिन हुआ क्या? देशी रियासतों की अरुचि के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाया था, ये सफल नहीं हो पाया था। फिर अगला प्रयास क्या बात करोगे आपकी? 1939 ईस्वी के अंदर जो लीन लिथगो है उसने भी इसके लिए प्रयास किया था। किसके लिए? एकीकरण के लिए। लीन लिथगो ने एकीकरण के लिए कब प्रयास किया था? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1939 ईस्वी में। इसके बाद आगे क्या बात करोगे आप कि 1942 ईस्वी के अंदर क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन। और क्या बात करोगे?
1946 ईस्वी, 1946 में क्या था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। तो ध्यान रखना इन दोनों ने भी एकीकरण के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए थे, एकीकरण के लिए प्रयास किए थे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एकीकरण के लिए किया गया पहला प्रयास जो था वो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया प्रस्ताव था। अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर इसका निर्माण करना था, लेकिन देशी रियासतों की अरुचि के कारण यह सफल नहीं हो पाया था। फिर 1939 में लीलनीतकों ने प्रयास किया था, 1942 में क्रिप्स मिशन और 1946 में कैबिनेट मिशन ने भी एकीकरण के लिए अपने विचार दिए थे। अब देखिएगा, ये तो थी सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे भारत की, कि भारत के एकीकरण के समय कितनी क्या रियासतें थी, उनकी भी मैं आपको कहता हूँ कि मैं जो 5, 7, 10 मिनट की जो क्लास बताऊँगा वो सामान्य जानकारी आप सबको पता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपकी जो मैंने गलती अभी बताई कि आप वीडियो स्किप करके आगे चले जाते हो, वहाँ से आप ये सोचते हो कि ये 5-10 मिनट की जानकारी है, बेसिक जानकारी है, वो ये तो हम सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो पूरी डिटेल से पढ़ाई गई जानकारी आपको पता है या नहीं, वो आपको पूरी क्लास देखने पर ही पता चलेगी। तो अब देखिए कि हम भारत के एकीकरण की बात करें तो आप क्या बात करोगे कि भारत का एकीकरण जो हुआ था उस समय कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। कितनी रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे? 562 रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। कितनी रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? 3 रियासतें थी, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। आप एक एक बात को लिखिएगा, तरीके से लिखिएगा अपनी नोटबुक में, चाहे आप स्पीड को धीरे करके लिखिएगा या फिर दोबारा देखिएगा, एक बार पहले समझ लीजिएगा, दोबारा क्लास ले लीजिएगा, आराम से लिखिएगा। मैं यहाँ पर पूरी बात नहीं लिख सकता, आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है एकीकरण को कोई भी टीचर एक एक चीज़ लिख कर पढ़ाएगा तो श्योर सी बात है 5-6 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की प्रयास करूँगा, और मैं यहाँ पर जो लिखाकर आपको पढ़ाऊँगा तो समय ज़्यादा लगेगा और समय आपका और मेरा ही खराब होना है। तो मैं चाहूँगा कि आपका और मेरा समय नहीं खराब हो। क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी जीवन का जो समय है उसका जो उपयोग है या महत्व है वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि 565 देशी रियासतें थी, 562 रियासतों ने ही हस्ताक्षर किए थे, 3 रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि ये जो 3 रियासतें थी ये कौन कौन सी थी जिन्होंने भारत के एकीकरण के लिए हस्ताक्षर नहीं किए थे। एक रियासत हैदराबाद थी, कौन सी थी? एक तो हैदराबाद थी, और दूसरी जो रियासत थी वो जूनागढ़। हैदराबाद, जूनागढ़, और किसकी बात करोगे? और बात करना आप कश्मीर की। इन 3 रियासतों ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो सर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो फिर इनका विलय कैसे हुआ? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ध्यान रखना, हैदराबाद जो है इसका विलय अपनी नोटबुक में लिखो। हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत को मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत, तो आप बताओगे कि हैदराबाद जो है इसको ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। जूनागढ़ जो है इसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। जनमत संग्रह के आधार पर इसका विलय किया गया था। और कश्मीर का विलय कैसे किया गया था? कश्मीर का विलय जो है वो कश्मीर के शासक हरि सिंह के प्रयासों से कश्मीर का विलय किया गया था। ये थी सामान्य जानकारी। अब आप यहीं से सामान्य जानकारी और ध्यान रखना कि भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? भारत की सबसे बड़ी रियासत अपनी नोटबुक में लिखिएगा। भारत की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो हैदराबाद थी। कौन सी थी? हैदराबाद थी। फिर अगली बात लिखना कि सर भारत की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत जो है वो बिलावरी एमपी की थी। बिलावरी एमपी की थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा। क्या करना है आपको? नोट्स बनाइएगा और बाद में किसी भी कोचिंग से मिलान कर लेना। ठीक है, अब आगे और आप क्या बात करोगे? सर ये थी, सर हमने सुना था कि भारत में मुस्लिम रियासतें भी थी। मुस्लिम रियासतें कितनी थी बताओ? देखिए भारत के अंदर मुस्लिम रियासतें 2 थी। कौन, कोई बताएगा कौन कौन सी थी? क्या ध्यान रखोगे? जो 2 रियासतें मुस्लिम रियासत थी वो एक तो थी अपनी राजस्थान की टोंक। एक तो कौन सी थी? टोंक। कहाँ की थी? राजस्थान की। और कौन सी थी? एक तो टोंक थी राजस्थान की थी, दूसरी कौन सी थी? पालनपुर। कौन सी थी? पालनपुर।
ये कहाँ की थी? ये गुजरात की थी, पालनपुर गुजरात की थी। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। ये आपको सामान्य जानकारी भारत के एकीकरण के संदर्भ में पता होनी चाहिए। बात हम फिलहाल आज करेंगे वो राजस्थान के एकीकरण की करेंगे, लेकिन ये सामान्य जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलो आगे हम बात करते हैं और क्या बात करेंगे कि जो एकीकरण है, एकीकरण के लिए जो प्रयास किए गए थे वो मैंने आपको बताए हैं, और भारत के एकीकरण की सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई है। अब और आप क्या ध्यान रखोगे वो भी देखो आपको बता दूं। आप ध्यान रखना है कि विभाग की स्थापना की गई थी, वो कौन सा विभाग था? रियासती विभाग। रियासती विभाग। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? आप लिख लेना, मुख्यालय श्रीनगर बनाया गया था। इसका सचिव किसे बनाया गया था? सचिव लिख लेना और अध्यक्ष भी लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूँ, सचिव, अध्यक्ष। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, सचिव जो थे वो वीपी मेनन। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आपको बता रहा हूँ ये सामान्य जानकारी आपको पता है, लेकिन आप एंड तक वीडियो में क्लास में बने रहिएगा, फिर देखिएगा आपको क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बस मैं आपको कहता हूँ, आपको कोई नाम दिखे और आपको सामान्य जानकारी उसकी जाननी हो तो यहीं पर उसको खोज डालो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि चीज़ को रिलेटिव करके पढ़ो, बिल्कुल आपको याद होगी। अब आप क्या करते हो, एक चीज़ कहीं पर पढ़ते हो, एक कहीं पर पढ़ते हो, वो आप रट्टा मारते हो, वो आपको याद नहीं हो पाएगी। अब आप यहाँ पर देखो कि अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल आया, तो इसकी जो जानकारी है वो यहीं पर डाल रहा हूँ। वैसे हम इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल इतनी बात करके आगे जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी नोटबुक में लिखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मारक। भारत का बिस्मारक आप अपनी नोटबुक में खुद ही लिख लेना। लिखो, क्या लिखोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखो, भारत का बिस्मारक कहा जाता है, लोहे पुरुष कहा जाता है, आर्य मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और क्या ध्यान रखोगे कि जो सरदार की उपाधि है ये बारदोली गुजरात की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? बारदोली गुजरात की महिलाओं ने दी थी। कब दी थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। वीपी मेनन, वीपी मेनन की हम आगे बात करेंगे। वीपी मेनन जो है, इनकी कनपट्टी पर पेन पिस्तौल तान दी थी। किसने तानी थी? वो जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह ने। वो हम आगे बात करेंगे, अभी आप बने रहिएगा मेरे साथ। ये थी सामान्य जानकारी। और क्या बात करोगे यहाँ से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा, प्रतिमा लिखना, इनकी प्रतिमा द स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? द स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखना, केवड़िया गुजरात में बनी हुई है। कहाँ पर? केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा जिले में। केवड़िया गुजरात हो गया। अब आप और क्या ध्यान रखोगे? ये ध्यान रखना कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। इन्होंने बिखरी हुई रियासतों को एक करने का काम किया था। तो ध्यान रखना, यहीं पर एकता दिवस मनाया गया था। एकता दिवस भी मनाया गया था। वैसे एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। ध्यान रखना, 31 अक्टूबर। क्या ध्यान रखोगे? 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है। मैं आपको कहता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद कीजिएगा, बिल्कुल आप सीख जाओगे पूरा एकीकरण। ये लिख लेना अपनी नोटबुक में। यहीं से और क्या ध्यान रखोगे कि सर रियासती विभाग की तो 5 जुलाई 1947 को स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक योजना और आई थी, माउंट बेटन योजना। क्या? माउंट बेटन योजना। सर नाम तो सुना था, ये कब की थी, क्या थी? ये देखो, माउंट बेटन योजना जो है वो ध्यान रखना कब की है? 3 जून 1947 ईस्वी को। क्या थी? माउंट बेटन योजना। सर जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था ना, वो माउंट बेटन योजना थी। ये 3 जून 1947 की थी। यहाँ से आपको ये डेट जो है ये एग्जाम में पूछी जाती है कि माउंट बेटन योजना कब की है, तो 3 जून 1947 ध्यान रखना। अब चलो हम आगे और बात करते हैं एकीकरण की। अब हम क्या बात करेंगे? बात करेंगे पूरी डिटेल से। मैंने पहले भी आपको
कुछ तरीके बताए थे एकीकरण के लिए, तो उनको भी हम आज थोड़ा फास्टली रिवीजन करेंगे क्योंकि वो मैंने चीज़ें आपको बताई हुई है। अब देखना, जो एकीकरण है ये तो था क्या सामान्य जानकारी होगी। अब जो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। एग्जाम में बार बार समय पूछा जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण शुरू कब हुआ था? 18 मार्च 1948 ईस्वी को। 18 मार्च 1948 ईस्वी को शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को समाप्त हुआ था। ये सामान्य जानकारी आपको लगभग को पता है, नहीं है तो अपनी नोटबुक में लिख लो और याद कर लेना, ठीक है। अब हम और क्या बात करेंगे, देखो मैं आपको बताऊं, यहीं पर बता देता हूं कि जो राजस्थान का एकीकरण है, यहाँ पर कितनी रियासतें थी? रियासतें 19 रियासतें थी, 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। और क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? प्रदेश जो था वो अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा था। आगे हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, अभी यह थी जानकारी, ठीक है। अब आप और क्या ध्यान रखोगे बताओ, देखिए और ध्यान रखना कि जो ये एकीकरण हुआ था, एकीकरण के समय क्या बताऊँ आपको, एकीकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? वायसराय कौन था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एकीकरण के समय ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था और वायसराय कौन था? ये 2 प्रश्न आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? बताओ, आप बताओ, कमेंट करके बताना आपको क्या याद हुआ है, क्या नहीं याद हुआ है। प्रधानमंत्री जो है वो क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ध्यान रखना, क्लीमेंट एटली, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। और जो वायसराय था वो कौन था? वो वही था जिसकी हम अभी योजना बात करके गए थे ना, माउंटबेटन, माउंटबेटन। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और वायसराय जो है वो माउंटबेटन था, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं अपने राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण, ओ मारो प्यारो राजस्थान। 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब चलो सबसे पहले हम बात करते हैं 19 देशी रियासतों की, कि वो किस किस में थी। जैसे कि मेवाड़ में कितनी थी, मारवाड़ में कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना, टोटल आपको बात करनी है 19 देशी रियासतों की। क्या बात करोगे? देखो मेवाड़ की कितनी थी, मारवाड़ की कितनी थी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेवाड़ की 5, मारवाड़ की 3 और कछुआ शासक कितने थे? कछुआ शासक, हाड़ा शासक, देवड़ा, और क्या ध्यान रखोगे? जाट रियासत। नवीन रियासत कौन सी थी राजस्थान की? राजस्थान की मुस्लिम रियासत कौन सी थी? मुस्लिम रियासत 1 थी, नवीन रियासत 1 थी, जाट रियासत 2 थी, देवड़ा की 1 थी, हाड़ा की 2 थी, कछुआओं की 2 थी। अब देखो 5 तो मेवाड़ की, 3 मारवाड़ की, 5 3 8, 2 कछुआ 10, 2 हाड़ा 12, 1 देवड़ा 13, 2 15, 2 17। 2 रियासत और बताओ कौन सी थी, उनकी भी बात करेंगे अभी। मेवाड़ की 5 थी, कौन कौन सी थी? चलो मैं बोल के बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक में खुद लिखिएगा। अब यहाँ पर बताओ, देखिए 2 रियासत और कौन सी थी। देखो मेवाड़ की 5 आ गई, मारवाड़ की आ गई, कछुआ हो गए, हाड़ा हो गए, देवड़ा हो गए, जाट रियासत हो गई, नवीन रियासत आएगी, मुस्लिम रियासत आएगी। बची कौन सी? यादवों की। यादवों की कितनी रियासतें थी? 2। ये हो गई अपनी 19 देशी रियासतें। आप अपनी नोटबुक में खुद लिखिएगा, मैं आपको बताता हूँ।
मेवाड़ की 5 रियासत लिखो। कौन कौन सी थी मेवाड़ की? बताओ, देखिए, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बताओ, बोलो मेरे साथ, बोलो तभी आपको याद होगा। बोलो, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और बांसवाड़ा। ये 5 रियासतें जो है वो एकीकरण के समय मेवाड़ में शामिल थी। अब आप मेवाड़ से विशेष बात ध्यान रखोगे, वो ये रखना कि चित्तौड़गढ़ और जो राजसमंद है वो मेवाड़ का राजघराना रहा है, लेकिन एकीकरण में शामिल नहीं था। एग्जाम यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। चित्तौड़ और राजसमंद जो है उनमें से ऑप्शन दिया जाएगा और आप वो सबसे बड़ी गलती करोगे। मेवाड़ में आपको क्या ध्यान रखना है? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा और बांसवाड़ा, ये 5 रियासतें मेवाड़ में शामिल थी। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जो है वो मेवाड़ का राजघराना रहा है, लेकिन एकीकरण के समय शामिल नहीं था। ये आपने 5 मेवाड़ की रियासतें लिख ली। अगली है मारवाड़ की 3 रियासत। आप सब जानते हो, राठौड़ जो शासक थे कहाँ थे? जोधपुर सबसे बड़ी रियासत। फिर जोधपुर के अलावा कौन सी थी? बीकानेर थी। बीकानेर और किशनगढ़, ये 3 रियासतें आप मारवाड़ की लिखो। पहले मैंने बता रखी है, थोड़ी फास्टली लिखना। कछवाहों की 2 रियासत लिखो आप। कौन सी? जयपुर और अलवर। हाड़ा शासक लिखो, कोटा और बूंदी। फिर देवड़ा, सिरोही लिख लो। जाट रियासत में 2 लिखो, भरतपुर और धौलपुर। नवीन रियासत 1 थी अपनी, झालावाड़ लिख लो। और मुस्लिम रियासत 1 टोंक लिख लो। यादवों की 2 रियासत लिखो, करौली और जैसलमेर। ये थी 19 देसी रियासतें। क्या थी? 19 देसी रियासतें। पहले मैंने बता रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया है, क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल ही हम कम लेंगे, लेकिन मटेरियल जो है, जानकारी है, वो पूरी लेंगे। कम समय में ज़्यादा जानकारी, वो कहते हैं ना कि गागर में सागर। अब चलो हम बात करते हैं 3 ठिकानों की। 3 ठिकाने जो थे वो ध्यान रखना, नकुल से याद रखना। आप किससे याद रखोगे? नकुल से। निमराना, निमराना किसका ठिकाना था? ध्यान रखना, अलवर। निमराना जो है वो अलवर। और क्या ध्यान रखोगे? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ का था रे? बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा। और क्या ध्यान रखोगे? अब लसे, लावा। लावा कहाँ का था? लावा का ध्यान रखना, पहले लावा जो है वो जयपुर में था, जयपुर। लेकिन वर्तमान में लावा जो है वो कहाँ है? टोंक। वर्तमान में टोंक, ध्यान रख लेना इस बात को। वर्तमान में टोंक हो ही गया। अब आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन है, तो आप गिनो इनमें कितने अक्षर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2। सबसे ज़्यादा अक्षर इसमें, तो सबसे बड़ा ठिकाना भी कुशलगढ़। सबसे कम इसमें, तो सबसे छोटा भी यही है। और यहाँ से ध्यान रखना, जो निमराना है यहाँ के शासक कौन थे? निमराना के शासक राव राजेंद्र सिंह लिख लो। कुशलगढ़ के शासक लिखो राव राजेंद्र सिंह तो निमराना के थे। कुशलगढ़ के लिखो हरेंद्र सिंह। क्या लिखोगे? हरेंद्र सिंह। और जो लावा है यहाँ के शासक लिखो वंश प्रदीप सिंह। वंश प्रदीप सिंह। लावा से और क्या ध्यान रखोगे कि जो लावा है वो लावा को जयपुर में कब शामिल किया गया था? 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई 1948 को इसे जयपुर में शामिल किया गया था। वर्तमान में ये टोंक में है। और लावा से क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखना कि जो लावा ठिकाना है वो ज़्यादातर राजस्थान की पुस्तकें कहती है कि इसको चौथे चरण में मिलाया गया था, लेकिन एक अपनी 9th क्लास की पुरानी NCERT की बुक जाती है, वो कहती है कि लावा को दूसरे चरण में शामिल किया गया था। ये बात आप ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ऑप्शन के हिसाब से करना। दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पुस्तकें वो कहती है कि चौथे चरण में हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना। अब चलो आगे और हम बात करते हैं कि जो अपना एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, उसकी भी बात करते हैं। देखो, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। चलो सीधा ही लिख देता हूँ मैं, आप अपनी नोटबुक में पूरी डिटेल से लिखना। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ये केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अजमेर मेरवाड़ा जो है इसकी अपनी खुद से एक अलग विधानसभा थी, इसकी खुद की विधानसभा थी। लिखो अपनी नोटबुक में, विधानसभा थी। इसका क्या नाम था? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, धारा सभा। बिल्कुल आप इसका ध्यान रखना, जो विधानसभा थी इसका नाम क्या था? धारा सभा नाम था। और क्या ध्यान रखोगे, इसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। इसके एकमात्र मुख्यमंत्री CM कौन थे, वो भी लिख लेना, अपनी पूरी डिटेल से लिखना। एकमात्र मुख्यमंत्री इसके कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय।
लिख लिया। और अब यहाँ से ध्यान रखना कि हरिभाऊ उपाध्याय जो है, इनको जो वास्तविक नाम था इनका, आप लिखना वास्तविक नाम जो है वो था इनका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ये तो वास्तविक नाम था। और इनका उपनाम जो है वो भी ध्यान रखना, उपनाम था इनका दा साहब। दा साहब, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये बातें। और क्या ध्यान रखोगे, हरिभाऊ उपाध्याय, यहाँ से क्वेश्चन बताऊँ क्या बनेगा, वो यही बनेगा कि हरिभाऊ उपाध्याय जो है इन्होंने एक महिला सेवा सदन की स्थापना की थी। महिला सेवा सदन की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? अजमेर के हटुंडी में। अजमेर के हटुंडी क्षेत्र आता है एक अजमेर का, अजमेर के हटुंडी में, हटुंडी, अजमेर के हटुंडी में इन्होंने क्या किया था, महिला सेवा सदन की स्थापना की थी। बिल्कुल ये बात ध्यान रखिएगा। आरएस एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया हरिभाऊ उपाध्याय से वो ध्यान रखना। इनकी पत्रिका पूछी गई थी, कौन सी है? औदुंबर, औदुंबर और त्याग भूमि, इनका ध्यान रखना आप, त्याग भूमि, औदुंबर और त्याग भूमि जो है इन पत्रिकाओं से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और इनकी पूरी जानकारी है वो जो हम इनको व्यक्तिगत रूप से पढ़ेंगे तब जानकारी पूरे पढ़ेंगे। चलो अब बार के लिए इतनी ही बात करते हैं इस हरिभाऊ उपाध्याय की। आगे हम और क्या बात करते हैं, देखो यहाँ से ये ध्यान रखना कि अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा कौन सी थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अलग से विधानसभा जो थी जिसका नाम था धारा सभा, इसको धारा सभा के नाम से जाना गया था। और आप एक बात और ध्यान रखना कि जो ये रियासतें हैं उसको किस संविधान में देखना, संविधान जो है, संविधान की धारा 8 के तहत ये भी पूछा जाता है। संविधान की जो धारा है, संविधान की धारा 8 के तहत जो रियासतें थी उनको ब्रिटिश सर्वोच्चता से मुक्त कर दिया गया था। क्या ध्यान रखोगे, ध्यान रखना स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देशी रियासतें जो थी इनको ब्रिटिश सर्वोच्चता से मुक्त कर दिया गया था। कौन सी धारा, यह धारा पूछी जाती है, इसका ध्यान रखना। संविधान की धारा 8 के तहत, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। संविधान की धारा 8 के तहत जो रियासतें थी उनको क्या किया गया था, ब्रिटिश सर्वोच्चता से मुक्त कर दिया गया था। हाँ, अब अपन जो 19 देशी रियासतें थी उनकी भी बात करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात आती है वो यही आती है कि सब कहते हैं कि हमें जो एकीकरण के चरण हैं उनकी दिनांक नहीं याद हो पाती हैं। मैं कहता हूं कि आप किसी के भी मोबाइल नंबर याद कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, एकीकरण की जो दिनांक है वो याद कर सकते हो चरणों की। कैसे करोगे वो देखो, पहले मैंने बता रखा है इसलिए थोड़ा फास्टली बताऊंगा। आपको मेरे मोबाइल नंबर ध्यान रखने हैं। मेरे मोबाइल नंबर क्या है, 18 25 18 30 15 26 1, ये तो मेरे मोबाइल नंबर ध्यान रखना। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर नहीं रखे तो आपको मेरे कोड भी ध्यान रखने होंगे, कोड भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था वो भी आपको यहीं पर बात कर लेते हैं। कितने चरण थे, चरण लिख लो, 7 चरण थे। आप मेरे मोबाइल नंबर बोलो, मेरे साथ बोलना, आपको तभी याद होगा। पिछली क्लास में भी मैंने बताया कि आप जब तक नहीं बोलोगे, साथ में जो कोई आपको बताए उसके साथ में आप नहीं बोलोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। मेरे साथ में बोलो 18 25 18, बोलो 18 25 18 30 15 26 1। ये क्या है, ये मेरे मोबाइल नंबर मान लीजिएगा। 18 25 18 30 15 26 1 ये मेरे मोबाइल नंबर है। आपने मेरे को कॉल किया तो मेरे मोबाइल नंबर ये थे। सर आपका कॉल नहीं लगा, जब मेरा कॉल नहीं लगा तो आप मेरे कोड यूज कर लीजिएगा। भाई सीधी सी बात है, किसी को काम होगा तो वो कुछ ना कुछ अलग तरीका लगाएगा। किसी को कॉल करना होगा तो दूसरी सिम पर कॉल करेगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर पर जो थे 18 25 18 30 15 26 1 मेरा कॉल नहीं लगा तो आप मेरे कोड पर डायल कीजिएगा। सर आपका कोड जो है हमने तो 48 को 3 बार डायल कर दिया, 49 को 2 बार, 50 को 1 बार और 56 को 1 बार, इतनी बार डायल कर दिया फिर भी आपका कॉल नहीं लगा। फिर भी नहीं लगा तो आप क्या करोगे, फिर तो आप सीधी सी बात है कोई घर पर मोबाइल लगा उस पर कॉल करोगे। तो घर वाले पर आपने कॉल किया तो कॉल उठाया मेरी मम्मा ने। बात करनी थी आपको मेरे से, हम स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहे थे। तो आप क्या कहोगे कि आपने कॉल किया घर वाले पर और फ़ोन उठाया मेरी मम्मा ने। मम्मा ने उठाया तो आप कहोगे मम्मा अम्मा, इतना कहते ही आपकी आवाज़ जो है वो हिचकिचाहट में थी कि आपने कॉल तो मेरे को किया था, कॉल उठा लिया मेरी मम्मा ने। मेरी मम्मा ने आपको 2-4 बातें सुनाई
कि आप खुद तो पढ़ते नहीं हो, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते, वैसे वैसे तो आपकी आवाज़ हिचकिलाने लगी। तो मेरी मम्मा ने कहा आप पहले मंजन करो। क्या करो? पहले मंजन करो। आपकी मम्मा अम्मा मंजन करो, या फिर आप सीधा ध्यान रख लेना कि मम्मा अम्मा मंजन करो। मेरा मानना है कि इतनी बात आपको पता है तो आपको जो चरण की दिनांक है वो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस मई से ध्यान रखना, केवल मार्च कर देना। बाकी आप सबको पता है ये माह है तो मार्च हो ही जाएगा, इस ऐसे अप्रैल हो जाएगा, इस माह से मार्च हो जाएगा, इस मई से क्या करना है मई, ये मई है तो मई कर देना, और जैसे जनवरी है ही न से नवंबर है ही। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल से आराम से बेसिक से इसको याद करो, और आराम से देखना चाहो तो मैंने पिछली क्लास ली है वहाँ से देख लेना। करना कुछ नहीं है। अब ये जो 7 चरण लिखे हुए हैं, ये जो 7 चरण हैं अपने अपने लिए लिखे हैं, इनको अब वो जो है उनको सीधे के सीधे यहाँ पर रख देना। कैसे रखोगे वो भी देखो, अभी बात करते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप एक बार बने रहिए क्लास में और अंत तक देखिएगा आप एकीकरण को पूरा सीख पाते हो या नहीं सीख पाते हो। पहला जो है वो क्या है 18, ये लो जी 18 लिख दिया। दूसरा 25 लिख दिया, 18 25 18। फिर 30 15 26 1, ये जो लो ये तो आपने लिख दी दिनांक। ठीक है, अब आगे ये जो ट्रिक थी अपनी वो लिख दो यहाँ पर, जैसी थी वैसी की वैसी भी लिख दो। मम्मा, क्या लिखोगे? मम्मा अम्मा, मम्मा अम्मा, मंजन मंजन करो। क्या करो? मंजन करो। देखो मैं आपको बता दूं, आप 2-3 बार याद बोलोगे इनको तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, ये था। और ये तो आपको पता ही है कि 1948 से शुरू हुआ था, तो 19 तो सबके लगा ही दो, इसमें तो आपको कहने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। 19 आपने सबके लगा दिया। अब आपने 48 को तो 3 बार डायल किया था। कितनी बार डायल किया था? 3 बार डायल किया था। 49 को आपने 2 बार डायल किया था, 50 को आपने 1 बार डायल किया, और 56 को 1 बार डायल किया। ये जो है ये 7 चरणों की जो है वो दिनांक है। अब आपको क्या है, आप कहते हो कि सर हमें तो ये दिनांक तो आज याद हो गई, लेकिन क्या हुआ सर हमें तो जो एकीकरण के 7 चरण हैं उनके नाम ही नहीं याद है। तो नाम नहीं याद है तो चलो वो भी याद कर लेते हैं, वो भी थोड़े देखो जल्दी ही याद बताएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, एमपी से वह बस राजस्थान आई। बस ये इतनी सी एक लाइन याद रखना। किसके लिए? जब भी आपको चरण याद करने हो उसके लिए। एमपी से वह बस राजस्थान आई। देखो थोड़ा सीधा लिख देता हूँ मैं, बार बार आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मैंने पिछली बार बताया हुआ है पिछली क्लास में। एम से सीधा लिख देना, मत से संघ। क्या लिखोगे? मत से संघ। कौन सा संघ था ये? मत्स्य संघ था। पी से लिख देना पूर्वी राजस्थान। इस पूर्वी राजस्थान को राजस्थान संघ भी कहा गया था, ये भी आप लिख लेना। से यहाँ पर लिख दो संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। एम से मत्स्य संघ लिखना है, पी से पूर्वी राजस्थान लिखना है, इसे राजस्थान संघ भी कहा गया था। से संयुक्त राजस्थान लिख देना, वह से वृत्त राजस्थान। बस जो है यहाँ पर इस स को पहले लिख देना, तो संयुक्त वृत्त राजस्थान राजस्थान हो ही जाएगा। और आई का मतलब कहाँ आई थी? राजस्थान आई थी। ये संयुक्त राजस्थान लिख दिया। अगला क्या है? वृत्त राजस्थान। वृत्त के दो या वृद्ध के दो एक ही बात है, वृत्त राजस्थान हो जाएगा। फिर आगे देखो ये पूरी जानकारी आप लिख लेना, संयुक्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान। ठीक है, आगे हम लिखते हैं स से पहले। मैंने कहा ना कि स को पहले लिख देना, संयुक्त वृत्त राजस्थान। क्या लिखोगे? संयुक्त वृत्त राजस्थान। और क्या लिखोगे? ये तो आप लगा देना राजस्थान तो। ठीक है, और क्या लिखोगे? राजस्थान का मतलब राजस्थान वहाँ पर लिखा हुआ है तो ये राजस्थान संघ लिख देना, राजस्थान संघ हो ही जाएगा। और आई कहाँ आई थी? राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान। ये कर देना वर्तमान राजस्थान आई थी। ठीक है, ये थी 7 चरण। ये 7 चरणों के नाम हो गए, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एमपी से वह बस राजस्थान आई। बोलो एक बार, कहाँ से आई थी बस? एमपी से वह बस राजस्थान आई। ये 7 चरण मैंने आपको बता दिए। अब ध्यान रखना कि जो रियासतें थी वो इनमें ही लिखनी है, आपको यहीं पर लिखनी है। तो यहीं पर लिखेंगे, थोड़ी सी जगह कम है लेकिन फिर भी चलो हम एडजस्ट कर लेंगे।
रियासतें थी वो कितनी कितनी रियासतें कौन से चरणों में थी। मैं ये कहूँगा कि आपको इस एक ही पृष्ठ से सब कुछ याद करवा दिया जाए, मेरा यह मानना है यहाँ पर। तो देखो आप कैसे याद करोगे। पहले सबसे पहले आप कोई भी बच्चा होता है उसको स्कूल में भेजते हो तो वो क्या सीखता है, ABCD। तो आप बच्चे को यही तो कहते हो कि ABCD स्कूल में जा ABCD सीख ले, नहीं तो ये झाड़ियाँ हैं, ये नीम है, इन पर चढ़ना पड़ेगा, इनको काटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चे को आपने ABCD सीखने के लिए भेजा, बच्चा ABCD नहीं सीखता है तो फिर आप क्या कहते हो, ये झाड़ू ले ले और इसके परसाटे लगा, आपको झाड़ू काटनी पड़ेगी, वो काटना पड़ेगा। तो ध्यान रखना पहला चरण था, वहाँ पर जो रियासतें आती है वो आती है अपनी, क्या ध्यान रखोगे, ABCD चढ़ी नीम पर। कैसे भी याद कर लो, आपको याद हो जाना चाहिए, ABCD चढ़ी नीम पर। ABCD से देखो, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। बिल्कुल लिख लेना अपनी नोटबुक में। फिर ABCD सीख ले, या तो या नहीं फिर नीम पर झाड़ियों पर चढ़ना पड़ेगा और आपको ये काम करने पड़ेंगे। फिर ABCD नहीं सीखेगा तो बाबू ABCD सीख ले, नहीं तो तेरे को क्या करना होगा, झाड़ू पोछा करना होगा। बाबू की झाड़ू को परसाटो, बाबू की झाड़ू को, चलो इनको एक एक ही लिख देते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं। बाबू, क्या ध्यान रखोगे, बाबू की झाड़ू को परसाटो, पर साटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो बा से क्या करना आपको, बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, पर से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक। लिख लेना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर अगली देखो, अगला कौन सा चरण है, ये 2 चरणों की आपने बात कर ली, तो यह है तीसरा चरण। तीसरा चरण कौन सा चरण, तीसरा, 3 लिख दो, दिक्कत कहाँ पर। अब आप 3 से क्या बना सकते हो, 3 से तो सर उदयपुर बना सकते हैं। तो बस तीसरे चरण की जो रियासत थी वो उदयपुर थी, बिल्कुल हो गया। चौथा चरण जो है उसमें क्या ध्यान रखोगे, 4 है तो सरदार है, 4 है तो सरदार है। सरदार कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे चरण का क्या था बताओ, देखिए जी, गोडगिल चाचा सरदार, वैसे भी याद कर सकते हो, उद्घाटन करता था ये, ठीक है। यहाँ पर 4 से ध्यान रखना, जे बी, ये क्या है सर, ये रियासतें है और क्या है, किस चरण की, चौथे चरण की। 4 है तो 4 लिख दिया आपने। यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर, जैसे बीकानेर। अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं 5वें चरण की। अब देखो मैं आपको बताऊं 5वां चरण आपको कैसे याद करना है। ये कितने हैं, 5, ये 5 कैसे आए, मैं कह दूँ 5 थोड़ी ना है, नहीं है ना, ये कितना है, एक ही तो है, एक है, तो 1 और 4 मिलकर ही तो 5 हुए ना। फिर से देखो ये कितने हैं, 5, अब 5 थोड़ी है, 5 नहीं है ना, ये कितना है, 1 और 4 मिलकर ही 5 हुए ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 1 सर, 1 तो मत्स्य संघ है, ये 4 सर, ये वृत्त राजस्थान। मेरा कहने का मतलब है कि मत्स्य संघ और वृत्त राजस्थान ये दोनों मिलकर 5वें चरण संयुक्त वृत्त राजस्थान का निर्माण करते हैं। क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि मत्स्य संघ, 5वां चरण जो आता है ना वहाँ पर मत्स्य संघ प्लस क्या करना है, चौथा चरण वृत्त राजस्थान, इन दोनों संघों को मिलाकर ही इस संयुक्त वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, ये भी आप ध्यान रख लेना। फिर क्या ध्यान रखोगे, ये जो 6वां चरण है, 6वां चरण तो आप एक ही रियासत बची, कैसे बची देखो, ABCD 4 की वहाँ पर बात कर ली, बाबू की झाड़ू को परसाटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रियासतों की आपने दूसरे चरण में बात की, 4 की वहाँ पर कर ली, 13 और 1 14, 14 और 4 18 रियासत तो अपने पास 19 ही थी, बची तो एक ही, तो वो एक बची थी सिरोही। या फिर वैसे ध्यान रख लेना कि जो सिरोही है वो सीमा, वहाँ पर जो सीमावर्ती जिलों में उनकी गिनती होती है तो वो 6 नंबर पर ही आता है सिरोही, वहाँ पर भी सिरोही जो है वो 6ठे नंबर पर आएगा, ये ध्यान रख लेना। फिर 7वें की क्या बात करोगे सर, 7वें में तो कोई रियासत तो बची नहीं, तो फिर अजमेर मेरवाड़ा और जो अबू देलवाड़ा है उनका विलय किया गया था। अबू देलवाड़ा है, आगे हम विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे इसकी भी, अबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था वो फिर इसी में आया था। मैं बताता हूँ आपकी जो 7वां चरण है ना वो सबसे सरल इसलिए हो जाता है कि आप ये 7वें कैसे याद करते हो
कि जो कुछ भी बचा है उसको अंत में 7वें में डाल दो, वो 7वां चरण हो जाएगा। बचा क्या, अबू देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, ये इनका विलय किया गया था। अब देखो ये जो रियासत है वो मैंने आपको बताई है। मैं कहता हूँ कि इसी एक ही पृष्ठ से आपको सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं बताऊँगा आप लिखो, कैसे कैसे लिखोगे और कैसे कैसे याद करोगे। देखो अब इन रियासतों के शासक पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ वाकई में यहाँ से किसी भी आपको एक भी कोई भी रियासत दे देगा और वहाँ का शासक पूछ लेगा कि एकीकरण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, जोधपुर का शासक कौन था, तो आप कैसे याद रखोगे। देखो शासक भी याद करने जरूरी है। ध्यान रखना, पहली रियासत अलवर, अलवर में क्या छुपा है, लवर, तो लवर तो सब सर तेज होते, अपनी नोटबुक में लिखना अलवर के शासक कौन थे, तेज सिंह। लवर तेज होते हैं, अलवर के शासक तेज सिंह हो गए। ये बी है सर, बी तो भरतपुर, भरतपुर बी से स्टार्ट हुआ तो भरतपुर के शासक भी बी से स्टार्ट करो, बरजेंद्र सिंह। क्या लिखोगे, बरजेंद्र सिंह, ठीक है। और क्या बात करोगे आप, सर ये सी तो करौली, करौली का तो सर प्रसिद्ध है गणेश देवपाल यादव। किस लिए प्रसिद्ध है, पहले जो चरण था मत्स्य संघ, वहाँ पर उपराज प्रमुख का जो रोल निभाया था, उपराज प्रमुख के जो पद पर था वो गणेश देवपाल ही था, ठीक है, गणेश देवपाल हो जाएगा। फिर डी से धौलपुर, सर धौलपुर में तो सबसे पहले उदय होता है, धौलपुर के शासक उदयपाल सिंह लिख लेना। आगे बांसवाड़ा, सर बांसवाड़ा, बांस को चंद्रमा पर नहीं उगाया जा सकता, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह लिख लेना। बूंदी, सर बूंदी के लोग तो क्या करते हैं, बूंदी के लोग बूंदी खाकर क्या हो जाते हैं, बहादुर हो जाते हैं, बूंदी के शासक बहादुर सिंह लिख लेना। किशनगढ़ के शासक सुमेर सिंह आते हैं, कौन थे, किशनगढ़ के शासक कौन थे, सुमेर सिंह। फिर झालावाड़, सर झालावाड़ के शासक कौन थे, झालावाड़ के शासक थे राज राणा हरिश्चंद्र, कौन थे, राज राणा हरिश्चंद्र। ये मैं बातें बता रहा हूँ, आपको लिखनी है तभी याद होगी, नोट्स बनाने हैं आपको। झालावाड़ के शासक राज राणा हरिश्चंद्र। फिर डूंगरपुर, सर डूंगरपुर के कौन थे, डूंगरपुर के तो वो थे कौन, जिन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। डूंगरपुर के रावल लक्ष्मण सिंह थे, जिन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। कोटा के कौन थे सर, कोटा का तो भीम सिंह था सर, जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का सफल प्रयास किया था। कौन था, कोटा के भीम सिंह लिख लेना। प्रतापगढ़ के शासक, प्रतापगढ़ के शासकों में हमें 2 नाम मिलते हैं, 2 नाम, जी बिल्कुल सर। एक तो अंबिका प्रताप सिंह नाम आता है, प्रतापगढ़ से ही ध्यान रखना, प्रतापगढ़ अंबिका प्रताप सिंह। एक महाराजा राम सिंह, एक नाम और ध्यान रखना, महाराजा राम सिंह। शाहपुरा, शाहपुरा स से स्टार्ट होता है, आप भी स से स्टार्ट करो। क्या करोगे, शाहपुरा के शासक कौन है, सुदर्शन देव। स से स्टार्ट हुआ, स से आप स्टार्ट करो, शाहपुरा सुदर्शन देव। लेकिन ध्यान रखना ये सुदर्शन देव है वो क्या है, एकीकरण के समय शासक है, लेकिन शाहपुरा की स्थापना जो है वो की थी सुजान सिंह ने। कहीं आप स से सुजान सिंह कर दो, वो मत कर देना। स से सुजान सिंह जो है वो कौन थे, हमारे जो संस्थापक है वो थे टोंक। टोंक तो सर इसे तो राजस्थान में क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी। सर नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं, तो टोंक में तो कोई नवाब ही होगा। नवाब अजीज उदौला, टोंक का शासक कौन था, नवाब अजीज उदौला। देखो मैंने अभी बात की कि राजस्थान में जो अपनी नवाबों की नगरी है वो टोंक को कहते हैं, तो आप बताओ कि भारत में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है। सर भारत में नवाबों की नगरी वो तो लखनऊ को कहा जाता है, जी बिल्कुल। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्या बनेगा, भारत में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, वो लखनऊ को कहा जाता है। उदयपुर के शासक कौन थे, सर उदयपुर वो मेवाड़, मेवाड़ में तो कोई कोई राणा या महाराणा ही होगा। क्या ध्यान रखोगे, उदयपुर का शासक कौन था, राणा या महाराणा भूपाल सिंह। कौन था, लिख लेना आप, महाराणा भूपाल सिंह। और क्या ध्यान रखोगे, महाराणा भूपाल सिंह सर एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक था, जी बिल्कुल। एग्जाम में पूछा जाता है एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक कौन था, महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखने का, जे से जयपुर, सर जयपुर का शासक कौन था, जयपुर तो भाई साहब सबका मान रखता है, राजस्थान की आन बान शान है, तो जयपुर सबका मान रखता है, तो जयपुर के शासक सवाई मान सिंह द्वितीय। क्या करोगे, सवाई मान सिंह द्वितीय। सर जोधपुर के शासक कौन थे, अरे जोधपुर का शासक वही था जो ऐसे उड़ना चाहता था और कहाँ जा रहा था, पाकिस्तान में जा रहा था। ऐसे कैसे उड़ रहा था, हनुमान जी की तरह उड़ना चाह रहा था, वो था जोधपुर का शासक। ध्यान रख लेना, हनुमान जी की तरह उड़ना चाहता था, हनुमान सिंह था, अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था।
जैसलमेर। सर जैसलमेर के शासक कौन है? अरे आप सबको पता है, जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था। कब कब मनाया गया था? 16 नवंबर 1923 ईस्वी को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जैसलमेर के एकीकरण के समय शासक थे, लेकिन जैसलमेर में 2 शासकों के नाम हमें और मिलते हैं। वो कौन है? वो भी आप ध्यान रखना, रघुनाथ और गिरधारी। रघुनाथ और गिरधारी जो है वो भी यहाँ पर हमें जैसलमेर के शासकों में नाम मिलते हैं। उनके भी एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? सर बीकानेर का शासक तो वही था जिसने सबसे पहले एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे। कौन था? शार्दुल सिंह। क्या ध्यान रखोगे? शार्दुल सिंह। सर अब रियासतों में हमारे पास एक सिरोही बची है, इसके शासक को हम कैसे याद करें? सिरोही, अरे सबसे देखो सिरोही, सिर कट जाता है फिर भी भय नहीं है। क्या है? सिर कट जाता है फिर भी क्या नहीं है? भय नहीं है। राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, सिर कट जाए फिर भी भय नहीं था, अभय सिंह था। कौन था? सिरोही का शासक अभय सिंह था। ये देखो अपने 19 रियासतें और उनके शासक मैंने आपको बता दिए। अब देखो हम जल्दी सी बात करते हैं इन रियासतों की, क्योंकि कौन क्या कब की थी। सबसे पहले ध्यान रखना अलवर रियासत। अलवर रियासत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी रियासत थी जिसने अपना प्रथम क्या नहीं बनाया था? स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया था। आज़ादी मिलने के बाद भी अलवर रियासत थी जिसने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया था। अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और इन रियासतों से क्या ध्यान रखोगे? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर रियासत थी। शासक शार्दुल सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। सर इन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए, तो सबसे अंत में लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए थे? किसने किए थे बताओ थे? वो किए थे डूंगरपुर के नहीं, धौलपुर के। किसने किए थे? धौलपुर के उदयभान सिंह ने सबसे अंतिम हस्ताक्षर किए थे विलेय पत्र पर। कब किए थे? ध्यान रखना 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1947 अपनी नोटबुक में लिख लेना, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। सर ये बातें थी, तो फिर वह व्यक्ति कौन था जिसने कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? विलेय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं आज अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वो व्यक्ति था अपना, कौन था? बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। और क्या ध्यान रखोगे आप? और ध्यान रखोगे कि सर सबसे पहले जन उत्तरदायी व पूर्ण तांत्रिक शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी? राजस्थान में सबसे पहले जन उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत जो थी वो कौन सी थी? वो शाहपुरा थी। सर इसने सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित किया था राजस्थान में 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है जी। सर ये तो आपने बात की कि सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत की, वो रियासत कौन सी थी जिसने उत्तरदायी शासन स्थापित ही नहीं किया था? वो जैसलमेर थी। जैसलमेर ने उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया था। जैसलमेर से चलो मैं और बातें आपको बताऊं, अपनी नोटबुक में लिख लेना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसलमेर से। जैसलमेर से आपको क्या लिखना है? लगाओ जैसलमेर, ऊपरी पूरी हेडिंग जैसलमेर लगाओ, जैसलमेर से लिखो। क्या लिखोगे? जैसलमेर ने उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया था। और क्या ध्यान रखोगे? उत्तराधिकारी शुल्क न देने वाली रियासत। और क्या लिखोगे? पिछड़ी रियासत, निराली रियासत। क्या कहा जाता है? पंखों का शहर कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है। पंखों का शहर। और क्या कहोगे? झरोकों व हवेलियों की नगरी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। पिल्ला शहर जैसलमेर को कहा जाता है। और क्या कहोगे? झरोकों व हवेलियों की नगरी हो गया, गलियों का शहर हो गया। राजस्थान का अंडमान व निकोबार कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने जैसलमेर को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। और क्या ध्यान रखोगे? आपने अभी बात की कि जवाहर दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 नवंबर को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था, 16 नवंबर 1930 ईस्वी को। और क्या कहोगे जैसलमेर के लिए? सर वो रियासत जहाँ कभी तात्या टोपे नहीं गया था, वो रियासत जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, वो रियासत जहाँ किसी भारी चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा था, वो रियासत जैसलमेर थी। पिला शहर कहा गया था, स्वर्ण नगरी कहा गया था,
जैसानगढ़ व जैसल कहा गया था। सर जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? वो मांड मिलता है। ये तमाम बातें जैसलमेर की अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और उनको याद कीजिएगा, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। ये हो गई बात जैसलमेर की। अब सर आपने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था जैसलमेर रियासत ने। बिल्कुल आपने सही सुना है, जैसलमेर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। लेकिन जो जैसलमेर है इसके अलावा एक अपनी रियासत और थी जयपुर, इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जैसलमेर जो है इसके लिए आप और क्या कह रहे थे कि जैसलमेर की तो बात कर चुके हैं आप। जैसानगढ़ कहा जाता है, जैसल कहा जाता है, हवेली और झरोखे की नगरी कहा जाता है, पिंक और जो पिंक सिटी है वो जयपुर को कहा गया था। और जो ये अपना जैसलमेर इसको पीला शहर कहा गया था ना, सूर्य नगरी, जैसलमेर को कहा गया था। जैसलमेर के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पत्थर की टांगे ही पहुँच सकती है। क्या? पत्थर की टांगे ही जैसलमेर पहुँच सकती हैं। चलो आगे हम और बात करते हैं कि वो रियासत बताओ कौन सी। और एक बात और ध्यान रखना कि जैसलमेर जो है इसने उत्तराधिकारी शुल्क भी नहीं दिया था। मराठों को कर न देने वाली रियासत भी जैसलमेर थी। ठीक है, अब आप क्या बात कर रहे थे कि जो डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत कौन सी थी? वो कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। ठीक है, शिकार एक्ट पर, शिकार जो है शिकार एक्ट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? वो अपनी थी शाहपुरा। शिकार एक्ट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाली रियासत नहीं, शाहपुरा नहीं थी। शाहपुरा जो है वो कौन सी रियासत थी? उसकी भी अभी हम बात करेंगे, सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, शिकार एक्ट पर पूर्णतया रोक लगाने वाली जो रियासत थी ना वो टोंक थी। कौन सी थी? कहाँ गई? देखो ये रही टोंक। ये जो टोंक है वो शिकार एक्ट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाली रियासत टोंक थी। वो रियासत कौन सी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? वो रियासत एक तो ध्यान रखना जोधपुर थी और एक टोंक थी। ये दो रियासतें जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। सर ये तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, तो वो रियासत कौन सी थी जो भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी? वो रियासत कौन सी थी? वो थी धौलपुर और भरतपुर। क्या ध्यान रखोगे? एक तो धौलपुर और एक भरतपुर, ये दो रियासत जो है वो भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। ठीक है, अब आप और क्या ध्यान रखोगे? ये बातें हो ही गई हैं। और डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत जो थी वो जयपुर थी, आपको पता है। और क्या ध्यान रखोगे? शिकार एक्ट पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाली रियासत टोंक थी। और क्या ध्यान रखोगे? यहीं पर ध्यान रखना, जो राजस्थान है वो आपने बात कर ली, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? वो हो ही गया। और इन रियासतों से मेरा मानना है कि आप इस एक ही पृष्ठ से सब कुछ याद करो। और ध्यान रखना कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाने वाली रियासत कौन सी थी? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाने वाली रियासत जो है वो जोधपुर थी। जोधपुर रियासत इसने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया था। लेकिन वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो लागू करने वाली रियासत जो थी वो अलवर थी। अलवर ने लागू किया था। ध्यान रख लोगे, जयपुर ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और जो डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत जयपुर ही थी। ये तमाम बातें एक ही स्लाइड से आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, ये थी रियासतों की बात। और आप यहीं से ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि उदयपुर के जो शासक थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उदयपुर को राजधानी जो है वो तीसरे चरण में बनाया गया था। लेकिन राजस्थान की राजधानी सबको पता है जयपुर को बनाया गया था। लेकिन मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह कह रहे थे कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। उदयपुर को राजधानी बनाने की मांग तो कर ली, लेकिन जो अन्य व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि सर डूंगरों पर कौन आएगा, पर्यटक आएंगे, वो डूंगरों पर क्या करेंगे? तो राजधानी तो जयपुर को ही बनाया जाएगा। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, उदयपुर जो है उसकी राजधानी की मांग जो है वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उठाई थी। इन 7 चरणों की जो राजधानी है वो भी आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। और जो दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, यहाँ पर राजधानी कोटा को बनाया गया था। तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर आती है। चौथी बात ध्यान रखना, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। जयपुर को राजस्थान की राजधानी भी बनाया गया था। किसकी सिफारिश पर बनाया गया था ये भी ध्यान रखना? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो BR पटेल ने की थी। और इसमें अन्य सदस्य थे वो भी ध्यान रख लेना आप। कौन थे? TC पुरी,
टीसी पुरी और एसपी सिन्हा ये सदस्य थे। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता B.R. पटेल ने अध्यक्षता की थी। समिति कौन सी थी? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि जयपुर को किसकी सिफारिश पर राजधानी बनाया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इसकी अध्यक्षता जो है B.R. पटेल ने की थी। इसमें अन्य सदस्य टीसी पुरी और एसपी सिन्हा थे। और जयपुर को राजधानी किस लिए बनाया गया था? पेयजल जल आपूर्ति के आधार पर। पेयजल जल आपूर्ति के आधार पर किसको राजधानी बनाया गया था? जयपुर को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या बात करोगे? पांचवा चरण जो मत्स्य संघ था, इसको किसकी सिफारिश पर इनका विलय किया गया था? और संयुक्त प्रदेश राजस्थान का गठन किया गया था। ध्यान रखना, शंकरदेव नारायण समिति की सिफारिश पर। शंकरदेव राव समिति की सिफारिश पर। शंकरदेव राव समिति की सिफारिश पर। और क्या ध्यान रखोगे आप कि जो ये अबू देलवाड़ा है, अबू देलवाड़ा ये कहाँ जा रहा था? ये गुजरात में जा रहा था छठे चरण के अंदर। छठे चरण में अबू देलवाड़ा को गुजरात जाने से रोका गया था। किसने रोका था? सिरोही के शासक जो थे। कौन थे सिरोही के शासक? बताओ देखिए। सिरोही के शासक तो अभय सिंह थे। ठीक है जी, अभय सिंह थे। और जो ये अपने राजस्थान के गांधी आते हैं ना, गोकुलभाई भट्ट, राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट, उनको किस मंत्रिमंडल में सदस्य थे वो? तो वो भी ध्यान रखना। अपना तीसरा चरण आता है ना, वहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तीसरे चरण में मंत्रिमंडल के सदस्य कौन कौन थे वो भी लिखना। प्रेम नारायण माथुर, अब लिखो आप प्रेम नारायण माथुर लिख लेना। भूरेलाल भैया लिख लेना, भूरेलाल भैया लिखना। और क्या लिखोगे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान एक वागड़ का गांधी आता है। वागड़ का गांधी कौन था? भोगीलाल पांड्या, वो भी तीसरे चरण में था। एक गोकुलाल असावा, वो भी तीसरे चरण में था। ये तमाम व्यक्ति हैं वो तीसरे चरण में मंत्रिमंडल में शामिल थे, वो भी आप लिख लेना। सर मत्स्य संघ जो था पहला चरण, वहाँ पर मंत्रिमंडल में कौन शामिल थे? उनके भी ले अभी बात कर लेते हैं हम। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे तीसरे चरण में? चलो वो भी बात करते हैं हम। किसकी बात करें हम? तीसरे चरण की तो बात करके कि आपने नहीं लिखा का, बिल्कुल आप लिखिएगा। तीसरे चरण में जो मंत्रिमंडल में जो शामिल थे वो प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया और कौन थे? वागड़ का गांधी। कौन था वागड़ का गांधी? भोगीलाल पांड्या, गोकुलाल असावा, ये तीसरे चरण में थे। पहला चरण मत्स्य संघ था, वहाँ पर कौन कौन थे मंत्रिमंडल में शामिल? वो भी आप ध्यान रखना कौन कौन थे। एक तो था मास्टर प्यारेलाल, आप लिख लो मास्टर प्यारेलाल। कहाँ का था? मास्टर प्यारेलाल था एक तो। और कौन था? और था एक गोपीलाल यादव। एक था चिरंजी लाल कहाँ का था? चिरंजी लाल करौली का था। कहाँ का था? करौली का। और एक आता था डॉक्टर मंगल सिंह, वो कहाँ का था? वो था अपना धौलपुर का। कहाँ का था? धौलपुर का, ठीक है। और आप क्या बात ध्यान रखोगे? और ध्यान रखना कि जो मत्स्य संघ था इसका नामकरण किसकी सिफारिश पर दिया गया था? वो भी ध्यान रखना, के.एम. मुंशी की सिफारिश पर। के.एम. मुंशी की सिफारिश पर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम दिया गया था। दूसरा चरण जो पूर्वी राजस्थान था, ये भी के.एम. मुंशी की सिफारिश थी। यहाँ भी के.एम. मुंशी की सिफारिश थी। और क्या ध्यान रखोगे? जो मत्स्य संघ था, पहला चरण मत्स्य संघ, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर किया गया था। ये तमाम बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद हो जानी चाहिए, आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर किया गया था। दूसरे चरण जो है इसका जो उद्घाटन है वो कोटा दुर्ग में किया गया था। तीसरा चरण जो है इसका भी कोटा दुर्ग में किया गया था। चौथा चरण जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था अपना ताल कटोरा स्थान, सिटी प्लेस जो जयपुर है, वहाँ पर चौथे चरण का उद्घाटन किया गया था। अब आप और क्या ध्यान रखोगे? यहाँ से तमाम बातें मैंने बताई है आपको, बहुत सारी बातें बताई है। एक ही स्लाइड से कैसे याद किया जाए वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तमाम बातें थी।
और आप ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर 4 पॉलिटिकल एजेंसियां भी थी, 4 राजनीतिक एजेंसियां भी थी। कौन कौन सी थी? देखो आप लिखना, 4 क्या थी? राजनीतिक एजेंसियां। राजनीतिक एजेंसियां थी राजस्थान की 4 राजनीतिक एजेंसियां। एजेंसी आप लिख लेना, 4 राजनीतिक एजेंसियां कौन कौन सी थी? कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इनको नाम दिया गया था, वो क्या क्या नाम था इनका? देखो, कोटा राजपुताना स्टेट एजेंसी, राजपुताना स्टेट एजेंसी आप लिख लेना, कोटा राजपुताना स्टेट एजेंसी थी। जयपुर को जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी कहा जाता था। और जोधपुर कहाँ था? पश्चिम में, तो इसको लिख लेना पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी। उदयपुर, इसको मेवाड़ भी कहते थे, और उदयपुर कहाँ पर था? दक्षिण में, तो लिख लेना दक्षिण या मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी ये थी। ये 4 राजपूत जो एजेंसियाँ थी, राजनीतिक एजेंसियाँ, वो 4 थी। कोटा राजपुताना स्टेट एजेंसी, जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी, जोधपुर पश्चिम राजपुताना स्टेट एजेंसी, उदयपुर जो है इसको दक्षिण राजपुताना स्टेट एजेंसियाँ। ये 4 क्या थी? राजनीतिक एजेंसियाँ थी, पॉलिटिकल एजेंसियाँ ये 4 थी। और आप क्या बात करोगे कि जो एकीकरण था यहाँ पर सर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सर सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। कितनी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर, मारवाड़ की थी। क्या कहा जाता है जोधपुर को? मारवाड़। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। ठीक है जी। सर सबसे बड़ी ये थी, सबसे छोटी कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी सर। शाहपुरा मात्र 16,000 जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी? 16,000। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। सर ये थी। सर सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? अरे वो तो उदयपुर मेवाड़ थी। सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर मेवाड़ थी। और क्या ध्यान रखोगे? सर सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। यहाँ पर लिखो आप, कौन सी थी सबसे नवीन रियासत? झालावाड़, ये सबसे नवीन रियासत थी। और क्या ध्यान रखोगे कि सबसे नवीन रियासत हो गया, सबसे प्राचीन रियासत हो गया, मारवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत तो मेवाड़ थी, मारवाड़ जो है वो सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? अपनी शाहपुरा थी। ठीक है। और आप क्या ध्यान रखोगे? सर ये झालावाड़ इसकी राजधानी आती थी। झालावाड़ की राजधानी क्या थी? पाटन। पाटन क्या है? झालावाड़ की राजधानी थी। वर्तमान में पाटन को क्या कहते हैं? झालरा पाटन। झालरा पाटन। सर झालावाड़ की राजधानी पाटन, इसको वर्तमान में झालरा पाटन कहते हैं। झालरा पाटन क्या है? वसुंधरा राज्य जो है, वसुंधरा राज्य इसका क्या है? निर्वाचित क्षेत्र। वसुंधरा राज्य का निर्वाचित क्षेत्र है। वसुंधरा राज्य का जन्म 8 मार्च को हुआ था। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस महिला मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? वो वसुंधरा राज्य के जन्म दिवस पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। झालरापाटन इसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। झालरापाटन को क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर भी कहा जाता है। अब और आप क्या बात करोगे? देखो, और हम आगे और बात करते हैं कि इन चरणों की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? देखो अभी देखो, ये जो पहला चरण अपना मत्स्य संघ था, इसकी मैंने आपको बताई है कि जो नाम है वो KM मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। और अपनी नोटबुक में लिखो, आप क्या लिखोगे कि ये जो अपना चरण है, पहला चरण, इसमें जनसंख्या कितनी थी? मत्स्य संघ जो है इसमें जनसंख्या कितनी थी? क्षेत्रफल कितना था? मत्स्य क्या लिखोगे? मत्स्य संघ जो है, मत्स्य संघ था
आप लिखना कि पहले देखो मैं आपको बता दूं कि जो आप राज प्रमुख हैं वो कैसे याद करते हो, प्रधानमंत्री है वो कैसे याद करते हो, प्रधानमंत्री कैसे याद करते हो। सर ये तो हमें याद ही नहीं होती है, हम भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, और क्या ध्यान रखोगे, उद्घाटनकर्ता। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, उद्घाटनकर्ता। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना एकीकरण है वो एक ऐसा टॉपिक है, आप कांस्टेबल से आरएस तक चले जाओ, आरएस से कांस्टेबल तक आ जाओ, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से। एकीकरण जो है वो सबसे सरल टॉपिक भी है, ऐसा नहीं कोई हार्ड है, बिल्कुल सरल है। आप बस याद करने का तरीका जान जाओ, कैसे सीखा जाता है वो देख लो। अब सर प्रधानमंत्री कैसे याद करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए देखो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, सो गो माही। क्या ध्यान रखोगे, सो गो माही। चरण में आपको बता दूं, फर्स्ट चरण की बात की जाएगी, द्वितीय चरण की बात की जाएगी, और तृतीय चरण और फोर्थ चरण। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब प्रधानमंत्री सो गो माही से आप ध्यान रखना, शोभाराम कुमावत, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। कहाँ का प्रधानमंत्री, पहला चरण मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। दूसरा गो से क्या करोगे, सर गोकुल भाई भट्ट, बिल्कुल नहीं करना है गोकुल भाई भट्ट, क्या करोगे, गोकुल लाल असावा। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी, उसकी यहाँ पर बात मत कर देना, यहाँ पर गोकुल लाल असावा करना है आपको। फिर मासे माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। सर गोकुल भाई भट्ट को तो आपने राजस्थान का गांधी कह दिया, माणिक्यलाल वर्मा को क्या कहोगे, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी है। एक अपने अभी बात की थी कि तीसरे चरण में एक और आया था, कौन आया था, वागड़ का गांधी, वो कौन था, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। 3 गांधी मैंने एक ही स्लाइड से आपको बता दिए हैं। फिर इसे क्या ध्यान रखोगे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ये हो गया, ये लो। बस क्या ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री सो गो माही, ये लो 4 प्रधानमंत्री लो, 4 चरण के बता दी मैंने आपको। राज प्रमुख कैसे याद रखोगे, राज प्रमुख के लिए क्या ध्यान रखोगे, उदय भीम, उदय भीम भोपाल का मान रखते हैं। उदय और भीम किसका मान रखते हैं, भोपाल का मान रखते हैं। राज प्रमुख सर याद ही नहीं होता है जैसे, अरे मैं कहता हूँ आप ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे, उदय और भीम जो है ना वो भोपाल का मान रखते हैं सर। उदय और भीम क्या करते हैं, भोपाल का मान रखते हैं। ये लो जी, उदय भान सिंह कौन था, वही धौलपुर वाला उदय भान सिंह। ठीक है, अगला कौन आता है, भीम सिंह। सर ये तो कोटा का है, जी बिल्कुल ये कोटा का था भीम सिंह। भूपाल सिंह ये तो मेवाड़ महाराणा था ना, भूपाल सिंह एकमात्र अपाहिज शासक, वो भूपाल सिंह था। मान सिंह, सर ये तो सबका मान रखता था, जयपुर का था सवाई मान सिंह। ये आपको राज प्रमुख याद हो जाएंगे कैसे, उदय भीम भोपाल का मान रखते हैं। ठीक है जी, अब आगे हम बात करते हैं उद्घाटन करता। सर हमें तो उद्घाटन करता याद ही नहीं होती है, कैसे याद करें, जी बिल्कुल याद होता है। कैसे ध्यान रखोगे, गोडगिल गोडगिल चाचा सरदार। क्या ध्यान रखोगे, गोडगिल गोडगिल चाचा सरदार, गोडगिल गोडगिल चाचा सरदार, गोडगिल 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 चाचा सरदार। अब आप यहाँ से ध्यान रखना, गोडगिल जो है वो NV गोडगिल कर देना, नरहरि विष्णु गोडगिल। दूसरे में भी करना है आपको NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। चाचा आप किसे कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो कहते थे, लिख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे आप चाचा कहते थे। क्या था, उद्घाटन करता था, किस चरण का, तीसरे का। चौथा सरदार, सरदार से तो आपको सबको पता है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल।
वल्लभ भाई पटेल। बस ये लो, आप यहाँ से याद कर सकते हो, वल्लभ भाई पटेल। कैसे याद रखोगे? प्रधानमंत्री आपको सोगोमाई, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असवा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। मैंने आपको बताया यहाँ पर राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट मत कर देना, यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी कर सकते हो। आगे आप बात करोगे वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। तीसरे चरण के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल था, मैं आपको अभी बता कर गया था। राज प्रमुख उदय भीम भोपाल का मान रखते हैं, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। उदय भीम भोपाल का मान रखते हैं। उद्घाटनकर्ता गोडगिल, गोडगिल चाचा सरदार, एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल। कौन था? नरहरि विष्णु गोडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर बताओ आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है जी। सर ये तो 4 चरणों की बात कर ली आपने, फिर आप ये बताओ कि 5वें चरण में क्या हुआ था? 5वें चरण में होना क्या था? 5वें चरण में ये जो शोभाराम कुमावत है ना, इसको हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, और कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 5वें चरण में शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया था, ये ध्यान रख लेना। और क्या ध्यान रखोगे सर? 6ठे चरण में, 6ठे चरण में क्या है? मनोनीत मुख्यमंत्री, हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था 6ठे चरण में, ठीक है जी। ये भी आप बात कर लोगे। और क्या बात रखोगे? और देखो मैं आपको बताना भूल गया था कि जो सिरोही जो था, जो सिरोही 6ठे चरण के अंदर जिसको अपन मिलाया था, वो किसके प्रयासों से मिलाया था? वो मिलाया था अपने गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का गांधी कहते हैं, उसके प्रयासों से सिरोही को है ना वो मिलाया गया था, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का गांधी कहते थे, जिसका जन्म स्थान हातल गाँव सिरोही था, उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। क्या की थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी उन्होंने की थी। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भूदान आंदोलन जो था वहाँ पर भी अपना दायित्व निभाया था। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन था, वहाँ पर भी उन्होंने उनकी सहायता की थी, ठीक है। और देखो हम क्या बात करते हैं, ये उद्घाटनकर्ता हो ही गया। उद्घाटन कहाँ कहाँ किया गया था मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। और चलो ये तो थी प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता की बात, ठीक है। अब आगे हम और बात करते हैं। और बात क्या करें? देखो और बात देखो मैं आपको बताऊं कि जो अपना प्रथम चरण है मत्स्य संघ के मुंशी की सिफारिश पर नामकरण दिया गया था। जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या आप लिखो, जनसंख्या लिखो कितनी थी? 18 लाख। और इसकी आय कितनी थी? आय थी इसकी कितनी थी बताओ? देखिए जनसंख्या 18 लाख थी, आय जो है वो 1,84,00,000 रुपये थी। 1,84,00,000 रुपये इसकी आय थी। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। इसका प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उद्घाटन करता, तीनों की हमने अभी बात की है। ध्यान रखना इसका उप प्रधानमंत्री कौन था? उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन था? इसका उप राज प्रमुख कौन था? जिसकी हमने पहले ही बात की थी स्लाइड के अंदर। उपराज प्रमुख गणेश देवपाल करौली का था ना, कौन था? गणेश देवपाल। और इसका जो ये अपना आता है गणेश देवपाल, इसका जो ये उप प्रधानमंत्री है, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? इसे क्या कहा गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी, इसे क्या कहा गया था? इसे राजस्थान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। राजस्थान का बता रहा हूँ मैं, राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा गया था, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जनसंख्या 18 लाख हो गई, 1,84,00,000 आय हो गई, 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। और इनकी आप बात कर चुकी है। मत्स्य संघ का विरोध किसने किया था? लिख लेना, ठाकुर देसराज जाट ने इसका विरोध किया था। और प्रधानमंत्री वगैरह की हम बात कर चुके हैं। इसका उद्घाटन जो है वो भी हम बात कर चुके हैं, कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। ये तमाम बातें थी इसकी। अब आगे हम और बात करते हैं। और क्या बात करोगे? और देखो मैं आपको बताऊं, क्या बताएंगे मैं हम, देखो अभी देखो क्या बताते हैं। इसके अंदर जो
रियासतें थी वो ABCD आपको बता दी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये हो गया अपना मत्स्य संघ पहला चरण। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूँ कि एक विभाग आया था अपना रियासती विभाग। रियासती विभाग की शर्त क्या थी? रियासती विभाग की शर्त क्या थी? रियासती विभाग की शर्त वो थी कि वही रियासत राजस्थान में स्वतंत्र रह सकती है। कौन सी? राजस्थान की वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी वार्षिक आय जो है वो 1 करोड़ रुपए हो, वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, और जनसंख्या जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हो। आप अपनी नोटबुक में आराम से नोट्स बनाकर लिखिएगा कि रियासती विभाग ने एक शर्त रखी थी कि राजस्थान की वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो। राजस्थान की 4 रियासतें ही इस शर्त को पूरा कर रही थी। कितनी रियासतें? 4 रियासतें ही इस शर्त को पूरा कर रही थी। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो उदयपुर मेवाड़, एक आप कह सकते हो जोधपुर मारवाड़, और क्या कहोगे? और आपने अभी बात की थी जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ी रियासत ही यही थी जयपुर। और क्या कहोगे? बीकानेर, ये कह देना बीकानेर। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें जो है वो इस शर्त को पूरा कर रही थी। हो गई इनकी बात। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूँ कि किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखना, एक अपना शासक आता है कोटा के भीम सिंह। उन्होंने क्या किया था? हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास किया था। असफल प्रयास किया था हाड़ौती संघ बनाने का। किसने? कोटा के भीम सिंह ने। और क्या ध्यान रखोगे आप कि जो अपने डूंगरपुर के एक शासक आते हैं, कौन आते हैं? डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह। क्या लिखोगे? डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह। उन्होंने क्या किया था? वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए थे। और क्या ध्यान रखोगे आप? और ध्यान रखना कि मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह थे, उन्होंने राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था। इनका कहना था कि हम एक राजस्थान संघ का निर्माण करें ताकि वो अगले आने वाले संघ जो है उसकी एक सुदृढ़ इकाई बन सके। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने जब राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया तो इन्होंने इसके लिए क्या किया था? इन्होंने 25 व 26 जून को मालवा, गुजरात और राजस्थान जो राजपूताना क्षेत्र था वहाँ के 22 राजाओं को एकत्रित किया था राजस्थान यूनियन संघ बनाने के लिए। जब इन्होंने अलग से राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया तो मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि अकेले मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह है वो 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेवाड़ के गांधी है माणिक्यलाल वर्मा, उन्होंने क्या कहा था कि अकेले मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह और इनके एक साथ व्यक्ति और आता था रामा मूर्ति और मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, ये दोनों मिलकर 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। ये कथन मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह का था। अपनी नोटबुक में लिखिएगा। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने जब ये राजस्थान यूनियन संघ का निर्माण कर रहे थे तब कहा था कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के गांधी जो थे उन्होंने कहा था, क्या कहा था? मेवाड़ के गांधी कौन थे बताओ? माणिक्यलाल वर्मा। उन्होंने कहा था कि अकेले रामा मूर्ति और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह मिलकर 20 लाख की जनसंख्या जो है उसका भाग्य तय नहीं कर सकते। इन्होंने राजस्थान संघ बनाने का सफल प्रयास किया था। किसने? मेवाड़, जो अपने मेवाड़ के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह, उन्होंने। अगली बात और क्या ध्यान रखोगे आप कि एक शासक था जयपुर का मान सिंह। उन्होंने क्या किया था? जयपुर के मान सिंह ने ढूंढाड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया था। ये भी इसको संघ नहीं बना सके। ढूंढाड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किसने किया था? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने किया था। ये थी संघ बनाने की बात। चलो अब आगे और बात करते हैं हम। और देखो जो अपना दूसरा चरण आता है जिसे हम पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ कहकर गए थे। राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान जो है इसकी तमाम बातें हम कर चुके हैं, कब कैसे क्या हुआ था। तो
प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया है, इसका जो क्या उद्घाटन कहाँ हुआ था वो भी मैंने आपको बताया, कोटा दुर्ग बताया था। और आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो राजस्थान या पूरी राजस्थान संघ था, इसकी जनसंख्या कितनी थी, 23 लाख जनसंख्या थी। वार्षिक आय इसकी कितनी थी, लगभग 2 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख थी, लेकिन 2 करोड़ मानी जाती है। आपको क्या ध्यान रखना है, 2 करोड़ इसकी वार्षिक आय थी और जनसंख्या 23 लाख थी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मैंने बता दिया और राज प्रमुख बता दिया, उद्घाटनकर्ता मैंने आपको बता दिया। उपराज प्रमुख आप ध्यान रख सकते हो यहाँ से, उपराज प्रमुख कौन था, उपराज प्रमुख कौन था, बूंदी का था। कौन था, बूंदी का बहादुर सिंह लिख लेना। उपराज प्रमुख जो है वो बूंदी का बहादुर सिंह बूंदी, ये उपराज प्रमुख था, बहादुर सिंह बूंदी, ये उपराज प्रमुख लिख लेना। आगे हम बात करते हैं, तमाम बातें हम पिछली स्लाइड में, एक ही स्लाइड में कर चुके हैं, उन्हीं को बार बार लिखने से कोई मतलब वाली बात है नहीं। मैंने आपको बता दिया, आप जब भी मैंने कहा है कि नोट्स बनाओ, आराम से क्लास को स्लोली देख लेना और आराम से बना लेना। तमाम बातें आप एक स्लाइड से सीख सकते हो, ये मैंने आपको बताया था। फिर आप तीसरे चरण की ध्यान रखना, तीसरे चरण जिसमें उदयपुर को राजधानी बने, उदयपुर जो है, उदयपुर इसको एक ही रियासत थी तीसरे चरण की, उदयपुर इसको शामिल किया गया था। उदयपुर के शासक जो मैंने थे आपको बताया था, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। तीसरे चरण के अंदर भूपाल सिंह जो है, इन्होंने 3 शर्त रखी। इन्होंने 3 शर्त क्या रखी थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 शर्त में इनकी पहली शर्त थी, क्या थी, इन्होंने कहा कि जो अपना उदयपुर है इसको राजधानी बनाया जाए। तो और अन्य जो सदस्य थे उन्होंने कहा था कि डूंगर पर राजधानी बनाकर क्या करेंगे, जो पर्यटक स्थल आएंगे और आएंगे वो डूंगर पर क्या करेंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जयपुर को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। और इनकी पहली शर्त तो ये थी कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। दूसरी शर्त इन्होंने रखी थी कि जो राज प्रमुख है, जो अपना राज प्रमुख है, उस राज प्रमुख के पद को क्या किया जाए, वंशानुगत किया जाए। जो राज प्रमुख का पद था उसको वंशानुगत करने की बात किसने रखी थी, वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने रखी थी। अभी मैंने बताया था कि इन्होंने राजस्थान यूनियन संघ बनाने का सफल प्रयास किया था। और क्या ध्यान रखोगे, इन्होंने कहा था कि मुझे 20 लाख रुपए दिए जाए, 20 लाख रुपए दो। इन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की थी, किस लिए, प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाते थे। प्रीवी पर्स के रूप में इन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि मेरे को तो 20 लाख रुपए दो। उन्हें 20 लाख रुपए की मांग की तो रियासती विभाग था, उसने कहा कि हम सब रियासतों को, किसी भी रियासत हो, कोई भी रियासत हो, उसको 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो आपको 20 लाख रुपए कैसे दिए जाएंगे। ये इनकी बात हुई थी। इन्होंने 3 मांग की थी, वो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने कहा उदयपुर को राजधानी बनाओ, राज प्रमुख का पद वंशानुगत करो और 20 लाख रुपए मेरे को प्रीवी पर्स के रूप में दो। लेकिन रियासती विभाग का कहना था कि हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा किसी को भी नहीं दे सकते। ये तमाम बात हुई थी। और अगला जो चरण आता है, चतुर्थ चरण, जिसे हम वृत्त राजस्थान कहते हैं। और वृत्त राजस्थान से ही ध्यान रखना कि वृत्त राजस्थान जो चरण है, इसे ग्रेटर राजस्थान भी कहा गया था। और मैं आपको बता दूं, अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्या लिखोगे, जो तीसरा चरण है अपना, कौन सा था तीसरा चरण, बताओ। देखिए, संयुक्त राजस्थान जो था, इसे क्या कहा गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। ये नाम किसका था, तीसरे चरण का था। तीसरे चरण का नाम बता रहा हूँ मैं, तीसरे का। चौथे चरण को क्या कहा गया था, ग्रेटर राजस्थान, जिसे वृत्त राजस्थान कहते हैं नाम, उसे ग्रेटर राजस्थान कहा गया था। 5वें चरण का नाम क्या ध्यान रखोगे, यूनाइटेड। 5वें चरण का नाम बता रहा हूँ आपको, यूनाइटेड। कहीं आप कह दो कि सर ये क्वेश्चन आ गया और आपने तो कहा कि बाहर नहीं जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। ये इन संघों के नाम भी ध्यान रखना आप। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान तीसरे चरण को कहा गया था, चौथे चरण को ग्रेटर राजस्थान, 5वें को यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान कहा गया था। अब आप और क्या ध्यान रखोगे, 4 चरणों की बात कर चुके थे आप। चौथे चरण में मेवाड़ महाराणा भोपाल, तीसरे में मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह आए गए थे। चौथे चरण में मैंने आपको बता दिया था JJJB, ये 4 रियासतें थी। बीकानेर की सबकी बात कर चुके हैं, इन चारों की कोई ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ये ध्यान रख लेना कि जो तीसरा चरण था उसमें क्या ध्यान रखोगे, वहाँ पर दूसरे चरण में तो उपराज प्रमुख किसको बनाया था आपने, दूसरे में बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया था,
तीसरे के अंदर उपराज्य प्रमुख का पद किसे दिया गया था? कोटा के भीम सिंह को दिया गया था। कोटा के भीम सिंह को दिया गया था। तीसरे चरण की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोटा के भीम सिंह को उपराज्य प्रमुख बनाया गया था। चौथे चरण की आप बात करोगे तो आप यहाँ से ध्यान रखना, चौथे चरण के अंदर जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे उनको आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया था। बाद में चौथे चरण में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो थे उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया था आजीवन के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखने ला। चौथा चरण जो जे भी राजस्थान की रियासतें थी। तीसरे की आप बात ध्यान रखना चाहो तो जनसंख्या ध्यान रख लेना। वार्षिक आय जो थी वो 3 करोड़ 16 लाख रुपए थी। तीसरे चरण की वार्षिक आय पूछी जा सकती है, 3 करोड़ 16 लाख रुपए थी। किसकी? तीसरे चरण की, ठीक है। चौथे चरण में 4 रियासतें थी, आपको बता दिया है मैंने। और चौथे चरण के बाद कुछ विभाग बांटे गए थे, उस विभाग की आप ध्यान रखने ला। बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्व विभाग किसको दिया गया था? अजमेर को दिया गया था। और क्या ध्यान रखोगे? राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया था। और ध्यान रखना आप, शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था। लिखो, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। और अपनी नोटबुक में लिखो, क्या लिखोगे? कृषि विभाग किसे दिया गया था? भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया था। वन विभाग किसे दिया गया था? वन विभाग कोटा को दिया गया था। और जो खनन विभाग जो था वो उदयपुर को दिया गया था। राजस्व विभाग अजमेर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, कृषि विभाग भरतपुर को, वन विभाग कोटा को और जो खनन विभाग है वो उदयपुर को दिया गए थे। तमाम विभाग बांटे गए थे, इनकी भी आप ध्यान रख लेना। और मैं आपको यह बता रहा था कि जो 5वां चरण था वहाँ पर जो शोभाराम कुमावत थे शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। छठे चरण की बात करना चाहे तो वहाँ पर छठे चरण में सिरोही का विलय किया गया था। सिरोही को किसके प्रयासों से? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। और सिरोही जो है उनके शासक मैंने आपको बताया था सिरकट चाहे फिर भी भय नहीं था, भय सिंह थे। और आप क्या ध्यान रखोगे? और आप ये ध्यान रख सकते हो, ये 4 रियासतें यहाँ की आ गई थी। ये जैसे जोधपुर से आप ध्यान रखना, जोधपुर के शासक हनुमान सिंह जी जो थे उन्होंने क्या किया था? उड़ना चाहते थे और पाकिस्तान में जाना चाहते थे, अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। कौन? ये जोधपुर के शासक हनुमान सिंह। ये जोधपुर के शासक जो हनुमान सिंह जो है इन्होंने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो थे, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो है, इन भूपाल सिंह को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को हनुमान सिंह ने कहा था, क्या कहा था? कि आप भी मेरे साथ पाकिस्तान में अपनी रियासत को मिला लो। जोधपुर के शासक हनुमान सिंह ने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को अपनी रियासत पाकिस्तान में मिलाने के लिए कहा था। तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने क्या जवाब दिया आपको पता है? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि भारतीय महाद्वीप के अंदर मेवाड़ का स्थान क्या है ये मेरे पूर्वज जो है वो तय कर चुके हैं। यदि मुझे गद्दारी करनी होती तो मुझे हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत मिलती। ऐसा न तो मेरे पूर्वजों ने किया है और न ही मैं करूँगा। किसका कथन था? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह का था। फिर से देख लेना एक बार। जोधपुर के शासक हनुमान सिंह ने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को अपनी रियासत पाकिस्तान में मिलाने को कहा। तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि मेवाड़ का भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर क्या स्थान है ये मेरे पूर्वज जो है वो तय कर चुके हैं। यदि मुझे गद्दारी करनी होती तो मुझे हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत मिलती, लेकिन ऐसा न तो मेरे पूर्वजों ने किया है और न मैं करूँगा। ये मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था। बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है। और आप क्या ध्यान रखोगे? और ध्यान रख लेना कि जोधपुर के शासक जो हनुमान सिंह थे वो पाकिस्तान में अपनी रियासत को मिलाना चाहते थे। तो इन्होंने वीपी मेनन जो है, वीपी मेनन, इस वीपी मेनन की कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तान दी थी जिसका नाम था पेन पिस्तौल। जोधपुर के शासक हनुमान सिंह ने वीपी मेनन की कनपट्टी पर अपनी पेन पिस्तौल तान दी थी, लेकिन पेन पिस्तौल तानी उसी समय अचानक माउंटबेटन वहां आ गया था। माउंटबेटन वहां पर पहुंच गया था और माउंटबेटन ने हनुमान सिंह जी से पेन पिस्तौल छीन ली, इसलिए वीपी मेनन बच गया था। और फिर दबाव में आकर जब इनकी पिस्तौल छीन ली गई, दबाव में आ गए तो इनको अपनी रियासत को राजस्थान के अंदर मिलाना पड़ा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो सिरोही है यहाँ पर जो अबू और देलवाड़ा जो थे उनको गुजरात में जाने से रोका गया था छठे चरण के अंदर। और छठे चरण के अंदर हीरालाल शास्त्री जो है इनको प्रथम
मुख्यमंत्री बनाया गया था, मनोनीत मुख्यमंत्री। और आपसे पूछ लिया जाए निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। वो मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे वो कौन थे, वो अपने थे जय नारायण व्यास, शेर है राजस्थान। और क्या बात करोगे आप कि जो 7वां चरण जो है, 7वां चरण अंतिम चरण जिसे आप वर्तमान राजस्थान कहते हो, वहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया था। किसकी सिफारिश पर था 7वां चरण, ये भी ध्यान रख लेना, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या ध्यान रखोगे, राज्य पुनर्गठन आयोग लिख लेना। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था 7वां चरण। आबू देलवाड़ा को मिलाया गया 7वें चरण में। अजमेर मेरवाड़ा जो है उसको भी राजस्थान में मिलाया गया था। कब, 7वें चरण के अंदर। और क्या ध्यान रखोगे, और ध्यान रखना कि और यहाँ पर अपना एक क्षेत्र आता है एमपी का सुनील टप्पा क्षेत्र। एमपी का सुनील टप्पा क्षेत्र जो है, सुनील टप्पा, वो राजस्थान में मिलाया गया था। और क्या ध्यान रखोगे, राजस्थान का सिरोंज नामक क्षेत्र झालावाड़ का बताया जाता है। सिरोंज क्षेत्र झालावाड़ का माना जाता है। यह क्षेत्र जो है वो एमपी को दिया गया था। और क्या ध्यान रखोगे, जो 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर 1956 से क्या ध्यान रखोगे, इसी दिन क्या है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वो अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 से राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। और क्या ध्यान रखोगे, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहीं से ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को क्या हुआ था, राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। और क्या ध्यान रखोगे, यहाँ से 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया था। और यहाँ से ध्यान रखना कि इसी दिन 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ये तमाम बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी होगी, तभी आप इनको याद कर पाओगे। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 7वां संविधान संशोधन हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, उसमें जो श्रेणियाँ थी अपनी एबीसी जो श्रेणियाँ थी उनको समाप्त किया गया था। और क्या ध्यान रखोगे, राज्यपाल जो है, राज प्रमुख जो पद चल रहा है, वो बात करते आ रहे राज प्रमुख, वो राज प्रमुख पद है उसको समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल पद है उसको सर्जित किया गया। राज्यपाल पद को अपनाया गया। राज्यपाल पद जो है वो सर्जित किया गया। प्रथम राज्यपाल जो है वो गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। ये भी बात ध्यान रख लेना। और आपने यहाँ पर बात की कि 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान का जो आप क्या कहोगे, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान का दिवस मनाया गया था। 1825 1830 से ध्यान रख लेना। कौन सा चरण था बताओ, 1825 1830। चौथा चरण जो था वहाँ पर 30 मार्च जो थी वहाँ पर राजस्थान दिवस मनाया गया था। बिल्कुल ये तमाम बातें आपको याद होनी चाहिए। और आप यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, और बताओ देखिए, और आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मराठों को चोट नहीं देती थी वो रियासत कौन सी थी बताओ। देखिए, किशनगढ़ थी, बीकानेर थी। किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर मराठों को चोट नहीं देती थी। ठीक है, और हम जैसलमेर की तमाम बातें करके गए थे, पहले की थी जैसलमेर की तमाम बातें हमने। किस चरण को क्या कहा जाता है, कितनी जनसंख्या थी और कौन कौन सी रियासतें थी, उन रियासतों के शासक कौन थे, ये तमाम बातें मैंने आपको बताई है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही उनको एक ही स्लाइड में याद करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। और मैं आपको ये बता रहा था कि जो आबू देलवाड़ा है जिसको आपने 7वें चरण में मिलाया था, उसको एक जो अपनी आती है वो किसकी सिफारिश थी, 6ठे चरण के अंदर किसकी सिफारिश थी, वो मुनि विजयपुरी समिति की सिफारिश जो थी उसकी सिफारिश पर ही इसको रोका गया था आबू देलवाड़ा। और उसके जो अपने सदस्य थे वो कौन थे,
उसको ध्यान रखना। आप दशरथ शर्मा थे। और क्या ध्यान रखोगे, मैंने आपको बताया था कि पेयजल जल आपूर्ति के आधार पर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। अध्यक्षता किसने की थी, बी आर पटेल ने। ये तमाम बातें मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बी आर पटेल ने अध्यक्षता की थी। और जो सदस्य थे वो कौन थे, टी सी पुरी और एस पी सिन्हा, 2 सदस्य, उनके ध्यान रख लेना। और आप ये ध्यान रखना कि भारतीय विधान परिषद के अंदर भेजे गए मेवाड़ के 2 प्रतिनिधि कौन थे, कहाँ भेजे गए थे, भारतीय विधान परिषद में भेजे गए मेवाड़ के। आप देखो मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना। आपको ये शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम दिखाई देगा क्योंकि इंक अब खत्म हो चुकी है। इंक हम दूसरी डालेंगे, टाइम लगेगा, इसलिए आप मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा लिखिएगा। मेवाड़ के 2 प्रतिनिधि कौन थे और मारवाड़ के 2 प्रतिनिधि कौन थे। ध्यान रखना, मेवाड़ के 2 प्रतिनिधि जो भेजे गए थे वो थे सर टीवी राघवाचारी। एक तो था सर टीवी राघवाचारी, एक कौन था, मेवाड़ की बात हुई है तो मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। ये 2 व्यक्ति जो है इनको भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था, भारतीय विधान परिषद के अंदर। मारवाड़ से 2 व्यक्ति कौन थे, वो कौन थे वो भी देखना। आप कौन थे बताओ, देखे बताओ कौन थे। एक तो कौन था, मारवाड़ की बात आई है तो मारवाड़ की बात आएगी तो आप मारवाड़ के लिए क्या कहोगे, मारवाड़ का शेर कौन था, मारवाड़ का शेर कौन था, जय नारायण व्यास। एक तो ये गया था और एक और कौन था, वी एस वेंकटेचारी। ये थे मेवाड़ के 2 वे थे और मारवाड़ के 2 ये थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय विधान परिषद में कहाँ से किसको सदस्य भेजा गया था। अब मैंने जितनी हो सकी थी, जितने इस एकीकरण की बातें थी वो तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं। फिर भी कोई एक आधी बात रह जाती है तो उसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से कैसे भी आपको पहुँचा देंगे। बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ कि आपने यदि पूरी क्लास देखी है तो आप मेरे ख्याल से कोई चीज़ बचेगी नहीं। पूरा राजस्थान का एकीकरण मैंने आपको बता दिया है। और वैसे हम एक एक चीज़ को अलग अलग पढ़ते तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड से आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया था। जो पहली बात थी वो मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन से किस ने प्रयास किए थे। तो ये तमाम बातें हैं। तो आज के लिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप इस क्लास को पूरी पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा। राजस्थान का जो एकीकरण है वो एकमात्र ऐसा टॉपिक जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और कोई ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है। मात्र इसकी जो दिनांक है वो आप ठीक से कैसे भी याद करो, आपको याद हो जानी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप इसको पूरी क्लास को नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी बात यहाँ पर यदि रह गई है तो उसको हम अपनी अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।